नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास नाइन्थ के अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसके सीरीज चल रहा है इस चैनल पर। तो आज हम लोग उसी पुस्तक के जो तीसरा जो पार्ट है, पार्ट थर्ड है, उस पार्ट थर्ड का हम लोग पढ़ेंगे आज। जिसे क्या है, पार्ट थर्ड का जो टॉपिक का नाम है वो निर्धनता एक चुनौती है ना। ये पार्ट थर्ड है और उस पार्ट थर्ड का नाम क्या है, निर्धनता की चुनौती। और इस निर्धनता की चुनौती के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कि भारत के अंदर निर्धन लोगों की संख्या कितनी है ना। निर्धन लोगों की संख्या कितनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में को पता है कि हमारे इस ज़्यादातर इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं होता है, तो आज इस वाले इंट्रोडक्शन में भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे हमारे इस इंट्रोडक्शन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या कर दिया गया है। तो थोड़ा सा डाटा पर विचार करते हैं। डाटा क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इस डाटा पर विचार कर लेते हैं। देखते हैं डाटा की देश में। यहाँ देख लीजिए, देश में हर पांचवा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, डाटा दिया गया है कि लगभग 2011-12 के जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार भारत के अंदर 27 करोड़ लोग निर्धनता के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, है ना, जीवन यापन कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर और चीज़ें क्या है हमारे लिए कि चलिए, और ये कहानी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी के अंदर से। ठीक है ना, कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। और देखिए कि निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता को संबंध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। अब ये देखिए, जो मुद्दे हैं भारत के अंदर निर्धनता के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। मुख्य कारण, है ना, कि निर्धनता के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले है भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब पोषण, बाल श्रम, असहायता। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये निर्धनता के मुख्य कारण है कि भारत के अंदर इन सब कारणों से निर्धनता का जो स्तर है वो अभी भी लगातार उच्च बना हुआ है ना। निर्धन का स्तर क्या बना हुआ है, लगातार उच्च बना हुआ है। उच्च का मतलब अभी भी हम लोग 27 करोड़ लोग, हमारे देश के अंदर 27 करोड़ लोग क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि भारत के अंदर क्या है कि गरीबी रेखा को नापने के लिए, गरीबी को नापने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड अपनाए जाते हैं, तो इसके अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है ना। आगे देखिए, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या होता है, तो यह थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हो जो आय और उपभोग के आधार पर स्तर के माने जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग अपने देश के अंदर निर्धनता का जो निर्धारण करते हैं, उसका आधार क्या होता है, उसका आधार होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आय, साथ साथ में वो कितना उपभोग कर रहा है। उपभोग का मतलब कितना भोजन कर रहा है, यानी उसको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे काम के आधार पर उसे कितनी कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो व्यक्ति उस चीज़ को पूरा कर ले रहा है तो हम उसे गरीबी रेखा के नीचे नहीं मानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर गरीबी रेखा को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा राशन फ्री में दिया जाता है ना। तो ये क्या होता है, क्योंकि हम लोग उपभोग और आय के आधार पर ही गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं जहाँ पर गरीबी रेखा का निर्धारण होता है, जिसकी वजह से जैसे देख सकते हैं कि जब निर्धनता होती है तो निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार में अवसर की कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे सामाजिक सूचकों से भी देखा जाता है। यानी जब हमारे देश के अंदर गरीबी रेखा को और भी गहराई से अध्ययन करते हैं, किससे गहराई से बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि स्वच्छ पानी, है ना, अस्पताल का व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं निर्धनता रेखा क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको पता है कि भारत के अंदर जो निर्धनता रेखा को तय करने का जो स्तर क्या है, एक तो पहला है आय, क्या है, आय। दूसरा क्या है, उपभोग, क्या माना जाता है, उपभोग। जबकि अमेरिका जैसे देशों के अंदर ये स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आय और उपभोग
सबको प्राप्त है, लेकिन वहाँ पर यह देखा जाता है कि वहाँ पर किस परिवार के पास गाड़ी नहीं है। जबकि हमारे यहाँ गाड़ी रखना क्या होता है, एक लग्जरी माना जाता है। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के घर, अच्छा घर होना क्या माना जाता है, लग्जरी माना जाता है। जबकि अमेरिका के अंदर ऐसे ये स्टैंडर्ड है कि वहाँ पर जिस व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है, जिस व्यक्ति के पास घर नहीं है, वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। लेकिन भारत जैसे देशों में क्या है, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमने अलग स्तर अपना रखे हैं। हम लोगों ने क्या बना अपना रखा है, अलग स्तर। हम लोग देखते हैं कि हमारी जीवन का जो बेसिक ज़रूरतें हैं, है ना, जीवन का जो बेसिक नीड जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर वो व्यक्ति पूरा कर पा रहा है, साथ साथ में उसकी आय और उपभोग की क्षमता सरकार के द्वारा तय मानदंडों के बराबर है, तो फिर वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। बेसिक नीड्स जिसको बोलते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे कितने क्या मानदंड तय किए गए हैं, जो क्या करते हैं आपको कि निर्धनता रेखा के नीचे और निर्धनता रेखा के ऊपर, है ना, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी व्यक्ति को जब कोई काम करता है तो उस कार्य करते समय एनर्जी की खर्चा होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, साथ साथ में ऊर्जा की खर्चा भी होती है। यहाँ पर देखिए कि निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर निर्धारित आधारित है। खाद्य वस्तु जैसे अनाज, दाल, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इस आवश्यकता को आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। आयु, लिंग, काम करने की प्रवृत्ति आदि के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता बदलती रहती है ना। इससे कोई व्यक्ति मेहनत से कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, मेहनत जैसे मजदूरी कर रहा है, तो मजदूरी करते समय क्या होता है, उसको ज़्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको ज़्यादा कैलोरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कैलोरी की ऊर्जा जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार बच्चों के अंदर जो कैलोरी की ऊर्जा होती है वो कम होती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं, एडोलसेंस एज में आते हैं, तो उनके अंदर कैलोरी की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बोला गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि जब हम पढ़ते हैं तो ये भी लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण में लगभग 2400 कैलोरी है। यानी गांव में जो व्यक्ति रह रहा है, गांव वाला जो व्यक्ति रह रहा है, उसको ऐसा माना जाता है कि वो अगर प्रतिदिन वो व्यक्ति 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर ले रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, वो गरीबी रेखा के ऊपर आता है। जबकि शहरी क्षेत्रों के अंदर 2100 कैलोरी की बात कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी कोई व्यक्ति ऊर्जा प्राप्त कर ले रहा है तो वो ऐसा माना जाता है कि वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं, जबकि ऊपर है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे गरीबी रेखा गांव में इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि गांव के लोग क्या करते हैं, मेहनत वाला कार्य करते हैं। आपके बुक में लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। अनाज यदि आदि इन रूप में कैलोरी आवश्यकता खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे महीने में लगभग 816 रुपये कमाना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है तो उसे महीने में 816 रुपये प्राप्त कमाना पड़ेगा। जबकि वही व्यक्ति अगर शहर में रहता है तो उसको 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कितना, 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे लगभग 1000 रुपये कमाना पड़ेगा। कितना कमाना पड़ेगा, 1000 रुपया लगभग कमाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके बुक में भी सेम चीज़ लिखा गया है। बुक में लिखा गया है कि इन परिकल्पनाओं के आधार पर 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहकर 816 रुपये प्रति माह कमा पा रहा है, प्रति माह कमा पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये अगर वही व्यक्ति शहर में रहता है तो उसे 1000 रुपये प्रति माह कमाना पड़ेगा। कितना, 1000 रुपये प्रति माह कमाएगा तो वो अपनी आवश्यकताओं का पूरा कर पाएगा, यानी कैलोरी ऊर्जा को पूरा कर पाएगा और वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि 2011-12 में ग्रामीण में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये से कम होगी, है ना। अगर कोई व्यक्ति 2011-12 में किसी परिवार में 5 लोग थे और उस 5 लोग के अंदर 5 लोग मिलकर 4080 रुपये नहीं कमा पा रहे थे, तब वो परिवार पूरा का पूरा गरीबी रेखा के नीचे माना जाता था। जबकि इसी तरह शहरी क्षेत्र में अगर 5 लोगों का परिवार 5000 रुपये प्रति माह नहीं कमा पा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो गरीबी रेखा के
नीचे है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पूरे 5 लोगों का परिवार की बात कर रहा है, इसीलिए 4080 रुपया और 5000 रुपये की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि जो निरंतर रेखा का आकलन है वो समय समय पर क्या होता है, बदलता रहता है। हर एक 5 वर्ष में यहाँ पर क्या बोला गया है कि उसका जो आधार होता है, जो आधार होता है वो बदलते रहते हैं। अर्थात आधार का मतलब मानदंड जो है वो बदलता रहता है। क्या आप मेरी बात समझे? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सर्वेक्षण प्रति राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है। यानी भारत के अंदर अगर आपसे पूछेगा कि गरीबी का आकलन कौन करता है, भारत के अंदर गरीबी का सर्वेक्षण कौन करता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि नेशनल NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भारत सरकार के अंदर काम करने वाला संस्था होती है जो प्रत्येक 5 वर्ष पे भारत के अंदर गरीबी रेखा को आकलन करता है। गरीबों की आकलन करता है, निर्धनता रेखा से नीचे जो जितने भी लोग रह रहे हैं उसका आकलन का मतलब क्या होता है, काउंटिंग करने का काम करता है। क्या बात में समझे? चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर और दिया गया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्या भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी अपने लिए एक मानदंड तय किया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति $1.9 से प्रतिदिन $1.9 प्रतिदिन से कम कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए निर्धनता का अनुमान लगाया गया है। ये क्या टॉपिक क्या होगा, निर्धनता का अनुमान। अब यहाँ पर देखिए जब हम डाटा देखते हैं, भारत सरकार के तो डाटा देखते हैं, तो 1951-52 से लेकर 2011-12 तक के डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है। तो चलिए तो कुछ देर पहले डाटा को पढ़ लेते हैं, क्योंकि डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डाटा क्या है बता दिए हैं कि डाटा हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और एक तरीके से एनसीआर डाटा का मतलब रामबाण है ना। एनसीआर डाटा क्या होता है, एक तरीके से रामबाण काम करता है। आपको एनसीआर डाटा कोई काट नहीं सकता है, इसीलिए एनसीआर डाटा आप रट सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए भारत में निर्धनता अनुपात 1993-94 में लगभग 45% था। 2004-05 में ये 37.2% हुआ और 2011-12 में ये गिरकर लगभग 22% के आ गया। यानी डाटा बताना चाहता है कि भारत के अंदर लगातार जो गरीबी रेखा के अंदर रहने वाले लोग हैं वो उनकी संख्या लगातार घट रही है। यानी निर्धनता अनुपात क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। 1993-94 में क्या था, लगभग 45% करीब था। 2004-05 में लगभग 37.2 के करीब आ गया और 2011-12 में लगभग 22% के बराबर आ गया है। ठीक है, तो अगर यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे चली आएगी। और यदि भी निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों में 1973 से 93 में गिरा है। वही बता दिया कि आपको भारत के अंदर लगातार जो निर्धनता रेखा के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगातार घट रही है है ना। जो 93 में जो 45% था वो 2003-04 में 37.2 आ गया और 37.2 से 10 साल के अंदर 22% पे आ गया। ठीक है, और अब तो लगातार उसकी जनसंख्या घटकर अब तो हमारे देश के अंदर लगभग 10-15% के बराबर आ गई है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए डाटा देख लेते हैं। डाटा क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये सेम टू सेम ऐसे पूछ लेता है तो डाटा इसलिए हम याद करेंगे। आगे यदि भी निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो 1973 से 93 के बीच में जो गिरावट आई है उससे ज़्यादा 2004 से लेकर 2004 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन हो गया है। यानी 2003-04 में जो डाटा था उसमें लगभग 407 मिलियन लोग गरीब थे, यानी लगभग का बराबर कर 40.7 करोड़ लोग गरीब थे। वही 2011-12 के डाटा की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लगभग 270 मिलियन यानी 13 करोड़ लोग क्या हुए हैं, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए और भी डाटा दिया गया है, उसको डाटा का भी याद करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर डाटा देखिए कि 270 मिलियन 2011-12 में, जिसमें औसतन गिरावट 2.2 प्रति वर्ष से 2004 से लेकर 2011-12 में हुई है। यानी 2003-04 से लेकर 2011-12 के अंदर जो डाटा हुआ है तो लगभग यहाँ पर बोले थे कि 37% था उसमें से 22% लगभग 15% की बात आ गई है। यानी लगभग 2.2% प्रति वर्ष की गिरावट से डाटा नीचे आया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डाटा दिया गया है। इस डाटा के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसीलिए आपको बताते हैं कि डाटा एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1993 से 1994 के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 50% गरीबी रेखा थी, शहरी में लगभग
32%, और इसका औसत निकालेंगे तो लगभग यहाँ पर 45 के करीब आ जाएगा। उसी प्रकार निर्धनों की संख्या करोड़ में, ग्रामीण में 329 मिलियन, ठीक है, यहाँ 75 मिलियन, और कुल मिलाकर 404 मिलियन। और 2011-12 में देख लीजिए कि जो ग्रामीण निधनता है लगभग 26% के बराबर है, शहरी में 14%, और इन दोनों का रेशियो निकालेगा तो लगभग 22% आ जाएगा। और संख्या में देख लीजिए 217 मिलियन, और यहाँ पर 53 मिलियन, और लगभग 270 मिलियन के बराबर हमारे देश के अंदर गरीब लोग अभी भी 2011-12 डाटा के अनुसार रह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम लोग कल डाटा थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है ना।